नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एम.एन. श्रीनिवास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा पर, और वो अवधारणा है संस्कृतिकरण की अवधारणा। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृतिकरण की अवधारणा। अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हायर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण। तो पश्चिमीकरण तो हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम जानेंगे संस्कृतिकरण की अवधारणा के बारे में, तो काफ़ी डिटेल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं संस्कृतिकरण की। क्या होता है संस्कृतिकरण? पहली बात तो इस अवधारणा के जनक कौन है? इस अवधारणा के जनक हैं एम.एन. श्रीनिवास। तो एम.एन. श्रीनिवास ने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, एम.एन. श्रीनिवास ने तो कई सारी किताबें लिखी हैं, तो कौन सी किताब में इसका मेंशन किया? तो 1952 में किताब आती है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। तो कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र का जो अध्ययन किया था इन्होंने, फील्ड स्टडी करी थी। फील्ड स्टडी करने के बाद उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया अपनी इस किताब में। तो आपको बुक का नाम भी क्लियर होना चाहिए कि कौन सी किताब में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इसके अलावा संस्कृतिकरण है क्या, इस कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में पहले समझिए। तो अभी तो आपने दो फैक्ट याद कर लिए कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी और कौन सी किताब में दी है। अब संस्कृतिकरण है क्या, इसको परिभाषा को समझने का प्रयास कीजिए एम.एन. श्रीनिवास के दृष्टिकोण से। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं संस्कृतिकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है, जिसमें निचली जातियां, जिसमें निचली जातियां या जनजातियां समाज में अपना स्तर ऊंचा उठाने के लिए, अपने स्टेटस को अपसाइड मूव करने के लिए उच्च जातियां या तुच्छ जातियों की जीवन शैली, रीति रिवाजों और परंपराओं का अनुसरण करती हैं। ये जो परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? संस्कृतिकरण की, एम.एन. श्रीनिवास की परिभाषा है। अब यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? ऊंची जातियों या तुच्छ जातियों। ये तुच्छ क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्वाइस बॉर्न, यानी वो वर्ण व्यवस्था में वो वर्ण जिन्हें जनेऊ संस्कार का अधिकार दिया गया है। तो चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को ठीक है अधिकार दिया गया जनेऊ संस्कार का। वैसे तो ब्राह्मण में जनेऊ संस्कार होता है, लेकिन तीनों वर्णों को जनेऊ संस्कार का अधिकार दिया गया। उपनयन संस्कार का अधिकार कहते हैं जिसे हम। तो इन्हीं तीनों को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। शूद्रों को द्विज में शामिल नहीं किया था, शूद्रों को निचली जाति माना जाता है। और जो जंगलों में निवास करने वाली आदिवासियां हैं, जनजातियां हैं, ठीक है, वो तो आदिवासी हैं ही अपने आप में। ठक्कर वापन ने उनके लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जो निचली जातियां हैं, जो शूद्र वर्ण से संबंधित थीं, जो जंगलों में निवास करने वाली आदिवासी जनजातियां हैं, आदिवासी हैं या जनजातियां हैं, जब वो इन द्विज का यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी उच्च जातियों का अनुसरण करती हैं, इनकी परंपराओं का, इनकी रीति रिवाजों का और इनकी जीवन शैली का, इसी प्रक्रिया को, इसी सामाजिक प्रक्रिया को क्या नाम दिया है? एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का नाम दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब आती है, आगे बात करते हैं कि प्रक्रिया काम कैसे करती है, इस प्रक्रिया को काम कैसे होता है। क्योंकि हमने कह तो दिया कि जीवन शैली का, ठीक है, इसके अलावा रीति रिवाजों का, परंपराओं का अनुसरण करना। तो जो निचली जातियां हैं, अगर उन्हें अपना स्थान ऊपर उठाना है, तो उन्हें उच्च जातियों की जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, जीवन शैली, उसका अनुसरण करना होगा। तो कैसे काम होगा? तो एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि सबसे पहले क्या होगा? पहले निचली जातियों को, जनजातियों को मांसाहारी भोजन, शराब का त्याग करना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें ब्राह्मणवादी रीति रिवाज, जीवन शैली अपनानी पड़ती हैं। ठीक है। समय के साथ साथ क्या होता है, 1, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक लगातार ये क्रम चलता रहता है। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी से काम नहीं होगा, 1-2 पीढ़ी लगातार पूरा जीवन निकल जाएगा। 1-2 पीढ़ी पूरी खर्च हो जाएंगी अपना सामाजिक स्थिति ऊपर उठाने में। और फिर क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं स्थानीय पदक्रम में उच्च स्थान प्राप्त हो जाता है। अभी हम देखेंगे कैसे काम चलेगा। तो ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, शुरुआत ऐसी होती है। यानी निचली जातियों ने, जनजातियों ने पहले अपना स्थान क्षत्रिय या ब्राह्मणों के समान बनाने के लिए क्या किया? सबसे पहले उन्होंने उन आदतों को छोड़ा जो उन्हें प्रतिषेध करती थी। देखें, जो उन्हें मंदिर में जाने से या कहीं भी जाने से निषेध करती थी, जैसे शराब पीना, जैसे मांसाहारी भोजन करना,
मरे हुए जानवरों का मांस चमड़ा निकालना, वो सब काम पहले छोड़ना पड़ते हैं। धीरे धीरे ब्राह्मण रीति रिवाजों का पालन शुरू होता है, देवी देवताओं की पूजा पाठ शुरू होती है, उपवास और व्रत करने का कल्चर शुरू होता है। एक पीढ़ी दो पीढ़ी लगातार ये दावा करती है कि हम भी इस प्रकार के कल्चर को फॉलो करते हैं, हम भी पवित्र हैं, हम भी उच्च जातियों के समान ही पवित्र हैं, हम पे ये निषेध लागू नहीं होने चाहिए, इस प्रकार का दावा करने लगती हैं। और एक समय के बाद 2 से 3 पीढ़ी के बाद उन्हें कहीं ना कहीं वो स्थान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस चलती है समाजीकरण संस्कृतिकरण में। अब यहाँ पे एक शब्द आता है, क्योंकि एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द से पहले क्या दिया था, ब्राह्मणीकरण शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, नमस्कार दुर्गेश जी, सभी लोगों को नमस्कार। तो एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण से पहले कौन सा शब्द दिया, ब्राह्मणीकरण शब्द दिया। ठीक है, संस्कृतिकरण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता है, ब्राह्मणीकरण एक अलग कॉन्सेप्ट है, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी थी, सबसे पहले ए अयप्पन ने दी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी है, तो एम.एन. श्रीनिवास मत कर दीजिएगा, ए अयप्पन ने सबसे पहले ब्राह्मणीकरण का अवधारणा दी थी। लेकिन एम.एन. श्रीनिवास ने इसे अपनी अवधारणा में सबसे पहले ब्राह्मणीकरण दिया, ना कि संस्कृतिकरण शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन एम.एन. श्रीनिवास ने देखा कि निचली जातियां केवल ब्राह्मणों की नकल नहीं कर रही थी, वो राजपूतों की, वो वैश्य की, ठीक है, जो राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, व्यापारी हैं, वैश्य हैं, उन जातियों का भी अनुसरण कर रही थी। तो केवल ब्राह्मणीकरण कहने से क्या हो जाएगा, वो संकुचित दृष्टिकोण हो जाएगा कि केवल ब्राह्मणों का ही अनुसरण होता है, ये गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। इन्होंने जब अपना अध्ययन देखा तो अध्ययन में ये पाया एम.एन. श्रीनिवास ने कि निचली जातियां, जनजातियां केवल ब्राह्मणों का अनुसरण नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने क्षेत्र में रहने वाली जो डोमिनेंट कास्ट हैं, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो आपके क्षत्रिय हो, उनका भी अनुसरण कर रही हैं। तो ऐसे में इन्होंने ब्राह्मणीकरण शब्द हटाकर क्या इस्तेमाल किया, संस्कृतिकरण शब्द का इस्तेमाल किया, ताकि अवधारणा की व्यापकता को समझा जा सके, यानी अवधारणा को व्यापक तरीके से समझा जा सके। अगर ये ब्राह्मणीकरण शब्द का ही इस्तेमाल करते तो उसका मतलब क्या मैसेज जाता कि ब्राह्मण ही सर्वोच्च हैं और निचली जातियां केवल ब्राह्मणों का अनुसरण करती हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो अनुसंधान था, फील्ड वर्क था, वो गलत साबित हो जाता, क्योंकि इन्होंने फील्ड वर्क में ये पाया कि हमेशा जनजातियां या जो भी निचली जातियां हैं वो हमेशा कोशिश करती हैं अपने आसपास की डोमिनेंट जाति का दर्जा प्राप्त करने की। तो जो भी डोमिनेंट होगा, राजपूत होंगे, ठाकुर होंगे, चौधरी होंगे, कायस्थ होंगे, उनका अनुसरण करने की कोशिश करती हैं। इसलिए ब्राह्मणीकरण से ये अवधारणा संकुचित हो जाती, इसीलिए उन्होंने क्या किया, संस्कृतिकरण शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले ब्राह्मणीकरण शब्द का ही इस्तेमाल किया था। अब आते हैं विशेषताएं क्या हैं संस्कृतिकरण की। संस्कृतिकरण की सबसे पहली विशेषता है कि केवल ये एक व्यक्ति के या एक परिवार से काम नहीं चलता है। यहाँ एक व्यक्ति के उत्थान की बात नहीं होती है। संस्कृतिकरण एक सामूहिक प्रयास होता है। इसमें पूरा समुदाय या पूरी जाति ही क्या करती है, जाति का एक बड़ा हिस्सा अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश करता है, अपने आप को पदानुक्रम में ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तो किसी जाति के एक व्यक्ति या एक परिवार के द्वारा अपने स्थान को ऊपर उठाने की बात नहीं है। जब पूरा समुदाय या जाति का एक बड़ा हिस्सा पदानुक्रम में अपना स्थान परिवर्तित करने के बारे में सोचता है, अपने स्थान को ऊपर उठाने के बारे में सोचता है, तब ये समाज संस्कृतिकरण कहलाता है। तो संस्कृतिकरण क्या है, पहली विशेषता, ये एक सामूहिक प्रयास है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण लाइन आती है, संस्कृतिकरण में याद रखिएगा केवल पद मूलक परिवर्तन आएगा, संरचना नहीं बदल जाएगी। तो संरचनात्मक परिवर्तन नहीं आता है, पद मूलक परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं कि जो भील आदिवासी मान लीजिए हैं वो ब्राह्मणों की नकल करें और ब्राह्मण कहीं ना कहीं क्षत्रिय और ब्राह्मणों की तरह अपनी जीवन शैली खान पान ढाल दें। तो जिस समूह ने ये काम किया है उस समूह की स्थिति तो बदल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि भील समुदाय ब्राह्मण बन जाएगा। तो संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो जाति आपकी जहां पर थी वहीं पर रहेगी। तो आपका स्थान चेंज हुआ, जाति का स्थान चेंज नहीं हुआ है। जाति को अभी भी निचली जाति ही माना जा रहा है, अभी भी उसे पिछड़ा ही माना जा रहा है। बस आपने अपना पद मूलक परिवर्तन कर लिया, आपने अपने स्टेटस को थोड़ा ऊपर उठा लिया, आपकी जाति ऊपर नहीं उठी हुई है। इसका मतलब संस्कृतिकरण में एम.एन. श्रीनिवास ये कहते हैं कि संरचनात्मक परिवर्तन नहीं आया, बल्कि आपकी जाति तो अभी भी निचली थी, अभी भी निचली जाति ही मानी जा रही है। बस आपने अपनी स्थिति को ऊपर उठा लिया, यानी पद मूलक परिवर्तन आया है। देखिए, ये दूसरी विशेषता होती है। तीसरा, ये प्रक्रिया रातों रात नहीं होगी कि कल से अपना नाम सरनेम चेंज कर लीजिए, कल से आपने माथे पर तिलक लगा लिया तो आप ब्राह्मण बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा।
या घर में तलवार टांग दी तो आप क्षत्रिय बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कलम दवात की पूजा करने लगे तो आप कायस्थ बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी का समय लग जाएगा ये दर्जा प्राप्त करने में। तो रातों रात ये कोई रद्दोबदल नहीं होता है, ठीक है। कोई रातों रात ये आपका स्थान परिवर्तन नहीं हो जाएगा, पदमूलक परिवर्तन एक झटके में नहीं हो जाएगा। 1 से 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी का समय लग जाएगा दावा करते करते। उसके बाद शक्ति की बड़ी भूमिका है। केवल कपड़े पहन लेने से या माथे पर तिलक लगा लेने से या क्षत्रियों या घर में आपके शस्त्र पूजा करने से आप क्षत्रिय नहीं बन जाएंगे। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण केवल जीवन शैली अपनाने से काम नहीं चलेगा, आपको डोमिनेंट बनना पड़ेगा, आपको अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको अपने समाज समुदाय के क्षत्रियों के समान डोमिनेंट होना है या आप क्षत्रियों के समान आपको अपना जीवन शैली अपनानी है, उन संस्कृतिकरण करना है, तो फिर आपको क्षत्रियों की तरह पैसा भी कमाना पड़ेगा और अपनी कहीं ना कहीं पोजीशन को भी बेहतर बनाना पड़ेगा। केवल नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, केवल जीवन शैली की कॉपी करने से काम नहीं चलेगा, आपको शक्ति की बड़ी भूमिका होगी। आपको अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी ये स्थिति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गई किसकी विशेषता, आपके संस्कृतिकरण की। अब यहाँ पे संस्कृतिकरण को लेकर एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि दायरा केवल इसकी 5वीं विशेषता हम कह सकते हैं कि पहले लगता है कि केवल ये हिंदुओं तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं संस्कृतिकरण केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आदिवासी जनजाति हैं, ट्राइब्स हैं, उनका भी संस्कृतिकरण देखा गया है। इसलिए हमने देखा कि इन्होंने भील और गोंड ने भी क्या किया है, हिंदू देवी देवताओं को पूजना शुरू किया। पहले आप देखिए बैगा जनजाति में, गोंड जनजाति में, भील जनजाति में स्थानीय देवी देवताओं की पूजा पाठ ज़्यादा होती थी। दूल्हा देव हैं, बूढ़ा देव हैं, ठाकुर देव हैं, इनकी पूजा पाठ ज़्यादा होती थी, स्थानीय देवता जो होते थे। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए भगवान श्री राम की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा, शिव शंकर की पूजा, ठीक है, विष्णु जी की पूजा होने लगी। यानी हिंदू देवी देवताओं का अनुसरण करने लगे जनजातियाँ भी। तो ये कहना कि संस्कृतिकरण केवल हिंदुओं तक सीमित है, नहीं, हिंदुओं के साथ साथ जनजाति समाज में भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया देखी जाती है। यहां तक क्लियर हुआ। इसके अलावा अब आते हैं 2 बातें। एम.एन. श्रीनिवास ने अपने अध्ययन में ये पाया कि संस्कृतिकरण में 2 प्रकार के अनुसरण होते हैं। पहला है सद्भाव और दूसरा है दिखावटी। सद्भाव मतलब जेन्युइन, यानी जैसी कि भाई जब कोई जाति उच्च जाति के मूल्यों को, आदर्शों को आत्मसात कर लेती है, उनकी वैल्यूज को भी अपना लेती है, तो इसे कहते हैं जेन्युइन यानी सद्भाव। और दूसरा होता है दिखावटी। दिखावटी मतलब केवल बाहरी आडंबर को अपना लेना, कि वो छाता लेके चलते हैं, सिर पर टोपी लगाते हैं, सूट बूट पहनते हैं या कुर्ता पजामा पहनते हैं तो हम भी पहनेंगे। यानी मूल्य परंपराओं को नहीं अपनाया, आदर्शों को नहीं अपनाया, बस केवल फोटो कॉपी तैयार, एक प्रकार से नकल मार ली। तो नकल एक होता है, एक नकल मारी जाती है, और दूसरा होता है कि पूरे के पूरे वैसी की वैसी वैल्यू को ही स्वीकार कर लिया जाता है। तो संस्कृतिकरण में 2 प्रकार का संस्कृतिकरण की चर्चा करते हैं कौन, एम.एन. श्रीनिवास। चलिए अब आते हैं संस्कृतिकरण के उदाहरण की बात करें। ये तो समझ में आ गया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कैसे काम करती है, लेकिन इसमें होता क्या क्या है। अभी आपने देखा कि भाई मांस मच्छी जो है, मदिरा है, शराब का सेवन है, इसे छोड़ दिया जाता है। तो अपनाया क्या जाता है, सबसे पहले शाकाहारी भोजन को अपनाया जाता है, क्योंकि मांसाहारी समूह द्वारा जो निचली जातियां हैं या जनजातियां हैं, इसमें खासकर मांसाहारी भोजन का ज़्यादा सेवन होता है। तो अगर आपको शुद्ध दिखाना है, अपने आप को प्योर दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मांसाहारी भोजन को छोड़कर सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन को अपनाना पड़ेगा। तो संस्कृतिकरण के दौरान शाकाहारी कहीं ना कहीं भोजन को या शाकाहारी जीवन को आत्मसात किया जाता है। दूसरा धार्मिक अनुष्ठान, यानी अपने स्थानीय देवी देवताओं को छोड़कर भगवान शिव, भगवान विष्णु, हनुमान, श्री राम की पूजा शुरू होती है। अभी तक आप अपने स्थानीय देवी देवताओं, कुल देवी की पूजा कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप बड़े पैमाने पर यज्ञ हवन, ब्राह्मणों के समान यज्ञ हवन, जो पुराणों में वेदों में उल्लिखित देवी देवता है, उनकी पूजा पाठ शुरू होती है। इसके अलावा जनेऊ होता है, क्योंकि अभी तक द्विज जो होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में ही जनेऊ संस्कार होता है, खासकर ब्राह्मणों में होता है। लेकिन अगर ब्राह्मणों की तरह बनना है तो फिर क्या करने लगे, जनेऊ धारण करने लगे, ठीक है। तो ये भी होता है, जनेऊ धारण करने का कल्चर शुरू हो जाता है इसमें। इसके अलावा नाम परिवर्तन, ऐसे सरनेम बनाए जाते हैं ताकि कहीं ना कहीं हमें भी उच्च जाति का माना जाने लगे। नाम के आगे सिंह लिख लिया जाता है, सिंह लिख लो, ठीक है, या ऐसा योद्धाओं के नाम लिख लो, या कहीं ना कहीं ऐसी ध्वनि वाले नाम लिख लो जिसमें पुरोहित जुड़ा हुआ हो।
जो कहीं ना कहीं लगे कि ये पूजा पाठ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ऐसे सरनेम बनाए जाते हैं, ऐसे सरनेम रखे जाते हैं ताकि किसी योद्धा या किसी वीर परिवार से लगे कि राजा महाराजाओं के वंशजों के रहे होंगे। तो इस प्रकार के सरनेम को चेंज किया जाता है बड़े पैमाने पर। तो ये कहीं सारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं संस्कृतिकरण में। तो ये तो देख लिया हमने कि संस्कृतिकरण के दौरान होता क्या क्या है। अब संस्कृतिकरण का प्रभाव क्या पड़ा, ये महत्वपूर्ण है अपने आप में। सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ता है, ये आपके जीआईसी जीडीसी के मेंस में लिखने को आ सकता है। तो संस्कृतिकरण का सबसे पहला प्रभाव पड़ता है सांस्कृतिक एक रूपता पैदा होती है। यानी जो ब्राह्मण कल्चर था, सवर्ण जातियों का जो कल्चर था, जो उच्च जातियों की संस्कृति थी, उसका फैलाव होता है, क्योंकि सभी लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं ना अपना स्थान ऊपर उठाने के लिए। यानी जो ब्राह्मणों की जीवन शैली है, क्षत्रियों की जीवन शैली है, वैश्यों की जीवन शैली है, सवर्ण जातियों की जो जीवन शैली है, उसका विस्तार हो रहा है, धार्मिक मान्यताएं फैल रही हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में एक प्रकार से एक रूपता पैदा होने लगती है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव क्या पड़ता है, आदतों में सुधार आता है। कि कई बार देखा गया कि बहुत सी जनजातियों ने जो मदिरापान से, शराब उत्पादन से जुड़ी थी, धीरे धीरे संस्कृतिकरण के चलते क्या हुआ, बड़े पैमाने पर जो प्रवृत्तियां थी, बुराइयां थी, उनको छोड़ना शुरू किया। उन्हें मालूम है कि जुआ खेलना, पुरानी जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं चली आ रही हैं, शराब पीना, जानवरों का मांस खाना, इन सब प्रथाओं को धीरे धीरे त्यागना शुरू किया। इससे लोगों की आदतों में सुधार देखा गया। इसके अलावा जाति व्यवस्था क्या हो गई, और कठोर हो गई। क्यों कठोर हो गई, अभी तक तो आप बात कर रहे थे जाति व्यवस्था के उन्मूलन की। संस्कृतिकरण के माध्यम से एम.एन. श्रीनिवास ने यह बताया कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं हो रहा, बल्कि जाति व्यवस्था और कठोर होती जा रही है। क्योंकि अभी तक आप ऊंची जातियों का, सवर्ण जातियों की आलोचना कर रहे थे, या कहीं ना कहीं जातिवाद, जो छुआछूत, अनटचेबिलिटी थी, जो अहंकार था सवर्ण होने का, और जो कमजोरी की निशानी माना जा रहा था निम्न जातियों होने का, आपने उसी को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सवर्ण ऊंचे हैं, हम तो उन्हीं की तरह बनेंगे। अगर आपका आदर्श ही अपना, आप उसके अपने आदर्श ही अपने उच्च जातियों को मान लिया, जाति व्यवस्था खत्म कहाँ हुई, जाति व्यवस्था तो और दृढ़ हो गई। ठीक है। इसके अलावा आलोचना क्या होती है सिद्धांत की, आलोचना इस बात को लेकर होती है एम.एन. श्रीनिवास के संस्कृतिकरण के सिद्धांत की, कि सबसे पहली बात तो ये कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इस सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि जो उच्च जातियां हैं वही श्रेष्ठ हैं और उन्हीं का अनुकरण करना चाहिए। यानी ये स्थानीय संस्कृतियों को, जनजातीय संस्कृतियों को, जो पिछड़ी जातियां हैं, निम्न जातियां हैं, उनके कल्चर को अहम स्थान नहीं देती, उनको श्रेष्ठ नहीं मानती। दूसरा, कहीं ना कहीं जो आपने दलित कल्चर है, निचली जातियों की जो मूल्य है, संस्कृति है, भाषा है, ठीक है, उनका जो खान पान है, उसको कहीं ना कहीं तिरस्कार किया है, उससे कहीं ना कहीं आपने उपेक्षा करी है। आपने जो लोक संस्कृति है, स्थानीय संस्कृति है, जनजातीय संस्कृति है, उसकी अनदेखी की है इस सिद्धांत के माध्यम से। ठीक है। तीसरा, पितृसत्ता का सुदृढ़ीकरण। ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि उच्च जातियों में जो खासकर महिलाएं हैं, वो चार दीवारी में रहती हैं, उन पर घूंघट प्रथा होती है, पर्दा प्रथा लागू होती है, उन पर कुछ नियम कायदे लागू हो जाते हैं। जबकि निम्न जातियों की महिलाओं पर ऐसा कठोर नियम कानून लागू नहीं होते, वो घर से बाहर काम भी करती हैं, खेतों में काम करती हैं, घूंघट प्रथा अति महत्वपूर्ण नहीं होती निम्न जातियों में। लेकिन संस्कृतिकरण के नाम पर क्या हुआ, जब निचली जातियों ने ऊंची जातियों का दर्जा हासिल करने के लिए उन्हीं रीति रिवाजों को, उन्हीं मूल्यों को अपनाया, तो निम्न जाति की महिलाएं भी क्या हो गई, उच्च जाति की महिलाओं की तरह अपने आप में पितृसत्तात्मक समाज में उनकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इसके अलावा सीमित दायरा। ठीक है। इसमें यह बताया गया कि भाई कहीं ना कहीं एक आलोचना इस बात को लेकर भी होती है, क्या संस्कृतिकरण की प्रक्रिया इतनी आसान है कि हर कोई व्यक्ति दावा करने लगेगा उसको स्थान मिल भी जाएगा? ऐसा नहीं होगा। कई निचली जातियों को इसके लिए हिंसा का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि उच्च जातियां अपना स्थान क्यों देना चाहेंगी, स्वाभाविक सी बात है। इस बात को लेकर आलोचना भी होती है किसकी, एम.एन. श्रीनिवास की। अब इसी को लेकर कुछ विचारकों ने भी क्या विचार प्रकट किए, जैसे योगेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन बनता है, योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को क्या नाम दिया, इसे उन्होंने अग्रिम समाजीकरण का नाम दिया, या विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया का नाम दिया है। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की संज्ञा किसने दी है, तो आंसर क्या आएगा, डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने। इसके अलावा डॉक्टर मजुमदार ने क्या कहा, डी.एन. मजुमदार ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को विसंस्कृतिकरण और पुनः संस्कृतिकरण की बात भी की है। नरवेदेश्वर प्रसाद कहते हैं, इन्होंने अवधारणा दी है कुलीनीकरण की, वो इस प्रक्रिया को कुलीनीकरण कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कुलीनवाद, ये बंगाल में पैदा हुआ था 12वीं शताब्दी में, राजा बल्लाल सेन के समय।
जब उन्होंने ब्राह्मणों और कायस्थ दो जातियों को कुलीन का दर्जा दिया था। तो कई सारी निचली जातियों ने ब्राह्मणों और कायस्थों की नकल करना शुरू करी। इसी कारण से डॉक्टर नवेदेश्वर प्रसाद कहते हैं कि संस्कृतिकरण तो आपने भले ही अब दे दिया हो, लेकिन संस्कृतिकरण से पहले भी बंगाल में लंबे समय तक कुलीनीकरण की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही है। इसीलिए उन्होंने संस्कृतिकरण के स्थान पर इस प्रक्रिया को कुलीनीकरण की अवधारणा कहा है। ठीक है, तो फैक्चुअल डेटाबेस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वहीं आते हैं बी कप्पू स्वामी। बी कप्पू स्वामी कहते हैं, ठीक है, बी कप्पू स्वामी और बाईवी दामले, इनका कहना यह था कि संस्कृतिकरण अपने आप में क्या है, एक रेफरेंस ग्रुप की तरह होता है। यानी जो भी आपके आसपास का डोमिनेंट होगा, जो भी आपका रेफरेंस होगा, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, आप उसकी तरह उसकी जीवन शैली, उसकी मूल्य आदर्शों को आत्मसात कर लेते हैं। यानी यहाँ पर बी कप्पू स्वामी ने और वाईवी दामले ने संस्कृतिकरण को किस रूप में देखा, रेफरेंस ग्रुप के रूप में देखा है, संदर्भ समूह के रूप में देखा है। वहीं एडम लिंच क्या कहते हैं, एडम लिंच ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को अस्पष्ट कहा है। क्या कहा है कि यह अवधारणा क्या सी है, अस्पष्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। अब लिंच ने क्या किया था, लिंच ने, क्वेश्चन बनता है, लिंच ने उत्तर प्रदेश के आगरा में जाटव जाति का अध्ययन किया था। यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जाटव जाति का अध्ययन करते हुए उन्होंने ये कहा कि कई बार देखा गया है कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त जब हो जाती है किसी समाज के निचले वर्ग को, निचली जातियों को, जब वो आर्थिक रूप से और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से सक्षम हो जाती हैं, तो वो ऊंची जाति का अनुसरण नहीं करती हैं, वो संस्कृतिकरण नहीं करती हैं, बल्कि उसके स्थान पर वो पश्चिमीकरण को अपनाती है, आधुनिकीकरण को अपनाती है। जिसके पास पैसा आ गया है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर आई है, तो वो फिर वो ब्राह्मणों का या क्षत्रियों की नकल क्यों करेगा? वो तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएगा, स्वाभाविक सी बात है। वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेगा, मॉडर्न कल्चर को फॉलो करेगा, वो किसी जाति विशेष के कल्चर को फॉलो क्यों करेगा? तो उन्होंने यही कहा कि आगरा की जाटव जाति का अध्ययन करके ये बताया कि अगर कोई निचली जाति आर्थिक और राजनीतिक रूप से अगर सक्षम हो जाती है, तो फिर वो आधुनिकीकरण की ओर जाती है, पश्चिमीकरण की ओर जाती है, संस्कृतिकरण की तरफ नहीं जाती है। ये किसने कहा? एडम ओ लिंच ने कहा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं, अभी हमने देख रहे थे मजुमदार, डीएन मजुमदार ने क्या कहा था? विसंस्कृतिकरण शब्द का इस्तेमाल किया। तो संस्कृतिकरण और विसंस्कृतिकरण में अंतर क्या है? ये आपका जीआईसी में, जीटीसी में, मेंस में लिखने को आ सकता है अच्छे से। ठीक है, और हायर के एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, आप देखिए जो आपका पीजीटी का सिलेबस है, यूपी पीजीटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है, एमपीपीएससी का, राजस्थान पीसीएस का, सब में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण शामिल किया गया है। तो अब संस्कृतिकरण और विसंस्कृतिकरण में क्या डिफरेंस है, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो पहली बात तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम एन श्रीनिवास ने। विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? डीएम मजुमदार ने। पहला क्वेश्चन बन गया। संस्कृतिकरण में क्या होता है? संस्कृतिकरण में निम्न जातियां उच्च जाति का अनुसरण करती हैं। विसंस्कृतिकरण में उच्च जातियां निम्न जातियों का अनुसरण करती हैं। यानी उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों का अनुसरण करना। ठीक है, इसमें ब्राह्मणवादी पवित्रता और कर्मकांड को अपनाया जाता है। इसमें स्थानीय गैर ब्राह्मणवादी और लोक परंपराओं को अपनाया जाता है, स्थानीय परंपराओं को अपनाया जाता है। यानी आसान भाषा में कहें तो उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों की रीति रिवाजों को अपनाना विसंस्कृतिकरण है। यहाँ पर निम्न जातियां उच्च जाति का अनुसरण कर रही थी, यहाँ पे उच्च जातियां निम्न जातियों का अनुसरण करती हैं। इसे कहते हैं विसंस्कृतिकरण। यहाँ पर सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ऐसा होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सामाजिक सामंजस्य बनाने के लिए, स्थानीय दर्जा प्राप्त करने के लिए, स्थानीय प्रभुत्व जमाने के लिए, और कहीं ना कहीं व्यवहारिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये किया जाता है। मान लीजिए किसी समुदाय में या किसी जगह पर निम्न जातियों का बहुमत है, ठीक है, बहुत बड़ा तबका है निम्न जातियों का रहता है। उस स्थान पर कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति आकर रहना है। अगर उससे अपना काम धंधा करना है, बिजनेस फैलाना है, कोई वैश्य वर्ण से है या कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, ठीक है, उसे अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना है, उसे चुनाव में लड़ना है, तो कहीं ना कहीं उसे अपने लोकल कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अगर कोई मान लीजिए कोई ब्राह्मण परिवार है या ब्राह्मणों की कम्युनिटी है, जो 10-15% ब्राह्मण किसी स्थान पर रहते हैं और उस स्थान की 80% आबादी जो है वो दलित समाज से जुड़ी है, तो ब्राह्मण तभी तक राजनीतिक पावर हासिल कर पाएंगे जब वो दलितों को सपोर्ट करेंगे, दलितों का सपोर्ट मिलेगा। और दलितों का सपोर्ट तभी मिलेगा जब वो दलित कल्चर को फॉलो करेंगे, दलितों की मान्यताओं को भी थोड़ा बहुत अपनाएंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, उनके कल्चर को फॉलो करेंगे, उनके स्थानीय त्योहारों में शामिल होंगे। यही होता है विसंस्कृतिकरण।
तो विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? DM मजुमदार ने दी है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने जानना समझने का प्रयास किया संस्कृतिकरण की अवधारणा को, काफ़ी डिटेल में पढ़ा। अगर आपका GIC GDC का मेंस का पेपर भी है, ठीक है, सब्जेक्टिव आंसर लिखने को आते हैं, तो भी आराम से अब इतना पढ़कर अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा UGC नेट का हमारा बैच शुरू हो चुका है, आपको मालूम ही है। ठीक है, 2 यूनिट एक साथ चलती हैं और आज से याद रखिएगा, आज सोमवार है, आज से UGC नेट के 2 और लेक्चर शुरू होंगे, यानी कुल मिलाकर 4 लेक्चर डेली चला करेंगे। ठीक, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आने वाला है यूपी में, हायर का। तो हायर की जो वैकेंसी आने वाली है उसका बैच भी शुरू हो चुका है। आपकी कुल मिला के 10 इकाइयाँ हैं और हम जो भी पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ेंगे। तो पाठ्यक्रम के अनुसार अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा, जानने और समझने का प्रयास किया कि संस्कृतिकरण की अवधारणा क्या है, और काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे 15 मिनट के अंतराल पर, और 15 मिनट के बाद 11 बजे आपका लेक्चर शुरू हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।